हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। मार्केट वॉर लाइक सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है पहले कई बार आपने देखा होगा, लेकिन अभी जो मौजूदा दौर है जिसमें टेंशन बढ़ी हुई है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, ऐसे में गोल्ड एंड सिल्वर कितना आगे बढ़ने वाला है? सिल्वर क्या गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, और आपके पोर्टफोलियो को किस दिशा में लेकर के जाना है, ये सारी बातें पॉडकास्ट में आज हमें बताने वाले हैं हरदमन सेठ सर, जो कि मिराई एसेट के बिजनेस हेड ईटीएफ हैं। डिटेल में हमने उनके साथ चर्चा की है। पार्ट 1 आप पहले ही देख चुके हैं, आज पार्ट 2 की बारी है। और ये रिक्वेस्ट मैं हमेशा ही आपसे करती हूँ कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन फटाफट से पहुंच जाए। और चलिए अब आज आपको दिखाते हैं पार्ट 2। अब मैं मार्केट्स के ऊपर अगर आती हूँ सर, तो जितनी रिपोर्ट्स हमें वॉर के पहले भी सुनाई दे रही थी वो सब डराने वाली ही थी। अमेरिका से अगर मैं शुरुआत करूँ, अमेरिका में जॉब लॉस हो रहे हैं, वहाँ पे रिसेशन इस समय मैं कह सकती हूँ पीक पर तो नहीं, पर हाँ पिछले 2 साल में सबसे हाई दिखाई दे रहा है। इकोनॉमी ग्रो कर नहीं रही है, अमेरिका डेट में फंसा हुआ है। यूरोप से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ वहाँ पे भी ऐसी हैं जिनमें ग्रोथ कंट्रीज़ में नहीं दिखाई दे रही हैं। अब शरद कोहली सर से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा उनको डाउट है, ऑल्दो उन्होंने क्लियरली नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे डाउट है कि जो प्लस में इकोनॉमी दिखाई भी जा रही है 0.1% यूके की, वो भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। और इतनी डरावनी खबरों के बीच अब जब ये वॉर शुरू हो गया है, महंगा तेल हम भी फिलहाल खरीद ही रहे हैं, अमेरिका भी खरीद ही रहा है। ऐसी सिचुएशन में वो इकोनॉमी का असर अगर देर सबेर पड़ता है हमारे ऊपर भी, तो मार्केट तो पहले ही पैसे दे नहीं रहा था, अब अगले 2 से 3 साल के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल ही हमारी अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी? देखिए, इम्पैक्ट तो शालिनी जी पक्का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, हमारी इकोनॉमी इंसुलेटेड तो है नहीं है। अगर यूएस में अगर प्रॉब्लम है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा। और अब यहाँ तो बात क्रूड की है, और क्रूड हम तो 80% ऑफ द क्रूड जो है हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट अकाउंट डेफिसिट, जितने पैरामीटर्स हैं सब क्रूड पे डिपेंड करते हैं। इन्फ्लेशन, राइट। एक डाटा है जो ये बोलता है कि यदि 10% क्रूड का प्राइस ऊपर जाता है तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है कैड पे, करंट अकाउंट डेफिसिट पे, वो 20 बेसिस पॉइंट्स है, मतलब 0.2%। और जीडीपी पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट 10 बेसिस पॉइंट्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पे तो क्रूड एक टाइम पे, अभी तो चलो थोड़ा सा वापस कूल डाउन हुआ, लेकिन $60 से ऑलरेडी $110-120 जा चुका है। राइट। तो अगर ये सस्टेनेबल रहता है तो डेफिनेटली इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। नाउ कमिंग टू यूएस, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, यूएस की खुद की माली हालत अच्छी नहीं है। उसका जो टोटल डेट है जिसकी हम बात करते हैं यूएस का, दैट इज अबाउट $38 ट्रिलियन, और जो उसकी जीडीपी है वो है अराउंड $31 ट्रिलियन। तो यदि आप डेट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे यूएसए का, इज करंटली एट 124%, विच इज अ वेरी हाई नंबर। उस इकोनॉमी के साइज के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो अभी 56% है, और गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको हम अगले 3-4 साल में 50% पे ले आएंगे। तो कहां 50% है और कहां पे 125%, मतलब कि आप बहुत ज्यादा पैसा आपने डेट अपने उधार लिया हुआ है, हाँ। और आपकी इकोनॉमी उतना ग्रो नहीं कर रही है। तो यूएस तो डेफिनेटली प्रॉब्लम में है। अब कई इकोनॉमिस्ट तो ये भी बोलते हैं कि यूएस को अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए हर 4 या 5 साल में एक लड़ाई लड़नी पड़ती। उसने इराक के साथ भी लड़ाई लड़ी, अब बहुत साल वियतनाम में भी लड़ता रहा, अब ईरान के साथ लड़ाई कर रहा है, रशिया के साथ उसकी कोल्ड वॉर चलती रही, क्यूबा के साथ उसकी टेंशन रही हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। तो अब जो इस इवॉल्विंग सिचुएशन में जो इंडिया के रिटर्न्स की अगर हम बात करें, तो देखिए, जब तक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है तब तक रिटर्न्स सबड्यूड रहने वाले हैं। इंडिया में क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो हैं ही हैं, और क्रूड का जैसे मैंने आपको इम्पैक्ट बताया, लेकिन इंडिया में जो पॉजिटिव चीज हो रही है वो ये हो रही है कि अभी जैसे इक्विटी मार्केट ने पिछले 1.5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया। सितंबर 24 ऑनवर्ड्स अगर हम रिटर्न्स या अर्निंग ग्रोथ की बात करें, क्योंकि देखिए मार्केट डिपेंड करता है, मार्केट का नंबर डिपेंड करता है अर्निंग्स ग्रोथ पे, तो अर्निंग्स ग्रोथ सितंबर 24 ऑनवर्ड्स बिल्कुल सिंगल डिजिट में थी इंडिया में। अगर आप पूरे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर 25 जो क्लोज हुआ है, तो उसमें पूरे साल की अर्निंग ग्रोथ थी आई थिंक कुछ 3 या 4%। इस साल इट इज लाइकली टू बी
जो फाइनेंशियल 26 अभी मार्च में खत्म होगा, उसमें इट इज लाइकली टू बी अबाउट 6 to 7%. थोड़ा सा इंप्रूव है लेकिन स्टिल सिंगल डिजिट में है. हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले साल विच इज फाइनेंशियल ईयर 26-27 इसमें अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट में आ जाएगा, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी अबाउट 12%. तो यदि ये आ जाता है विच इज ये इजी है, मतलब सुन के मुझे लग रहा है कि देखिए अभी 1.5 साल में मार्केट्स बिल्कुल सबड्यूड थी. हाँ. और अर्निंग्स अर्निंग ग्रोथ मैं आपको बताता हूं कैसे आएगा. देखिए इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो रहेगा स्मॉल कैप सेगमेंट. अभी तक स्मॉल कैप सेगमेंट -10% से ग्रो कर रहा था. नाउ इट हैज स्टार्टेड ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 15%. तो ये जो अर्निंग्स ग्रोथ है ये कहीं ना कहीं वुड बी लेड बाय स्मॉल कैप. ठीक है, लार्ज कैप बड़े नाम तो चलने ही पड़ेंगे, देखिए उसके बगैर काम नहीं होगा. हाँ. और उसमें भी अगर आप विद इन सेक्टर्स देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर जैसे है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ऑटो है, ये इस तरह के कुछ सेक्टर्स हैं जहां से ये ग्रोथ रिवाइवल है, जहां से ये ग्रोथ आपको रिवाइवल दिखेगा. आईटी स्टिल अभी भी डिप्रेस्ड है, कुछ साल और रहेगा, क्योंकि जब तक ये सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती है. और अब एआई का भी अभी काफी बड़ा थ्रेट है, जो आपने हालांकि न्यूज में पढ़ा भी होगा कि एआई किस तरह से पूरे आईटी को डिस्टर्ब करेगा, जॉब्स ले लेगा, वो सब जो फियर है वो चल ही रहा है. तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ आफ्टर अ गैप ऑफ 1.5-2 years कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट में दिख रही है. अब इसमें बहुत बड़ा इंपैक्ट जैसे मैंने आपको बताया क्रूड का रहेगा. तो क्रूड कैन प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट. और अगर क्रूड के प्राइस सस्टेन नहीं, लोअर नहीं आते हैं, देखिए $60 से $70 आ गया रहता है, इट विल नॉट इम्पैक्ट अस. लेकिन 70 से $80-85 चला गया और वहां पे रहा, तो दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट अस. तो वो एक चीज इसमें डिस्क्लेमर मैं ऐड करना चाहूंगा कि इस ग्रोथ में क्रूड कैन बिकम अ बिग हैम्पनर. अब मैंने तो एक ही चीज पकड़ी है, क्योंकि मैं तो पैसा बनाने की ही बात करती हूँ, है ना, पैसा बोलता है, मैं कहती ही हूँ. तो मुझे जो ये इतनी पूरी बातचीत में एक चीज जो मैंने ढूंढी है वो है कि स्मॉल कैप फिलहाल अच्छा प्रदर्शन करने वाला है. अब मेरा वो व्यूअर जो आपको सुन रहा है वो ये समझना चाहे कि इतने स्मॉल कैप में मैं कौन सा ढूंढूं, तो आप या तो हमें थोड़ा तरीका बता दें कि हम कैसे ढूंढें, अगर आप नाम नहीं बताना चाहते हैं तो. अगर आप नाम बता सकते हैं, मैंने दोनों ही चीज आपके ऊपर छोड़ी, तो फिर वो हमारा काम और आसान हो जाएगा. नहीं, मैं तो आपको नाम से बेटर चीज बताता हूँ. हाँ, प्लीज. देखिए स्मॉल कैप में 250 स्टॉक्स हैं, राइट. तो ये कह पाना कि उसमें से कौन सा स्टॉक चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, देखिए इट इज बेस्ट लेफ्ट टू द फंड मैनेजर, क्योंकि वो इस पे रिसर्च करते हैं, वो अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं, वो कंपनी के प्रोमोटर्स को मिलते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में डालना है कि नहीं डालना पैसा. ठीक है. अब एक निवेशक के लिए वो 250 स्टॉक्स में से चुन पाना कि कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा, देखिए हमें ये तो समझ में आया कि स्मॉल कैप का रिवाइवल है तो स्मॉल कैप अच्छा करना चाहिए. अब निवेशक, जब भी एक निवेशक एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक चुनता है तो आप एक उस पर, अगर मैं रिस्क प्रोफाइलिंग करूं तो आप 100% रिस्क उस स्टॉक पे लेते हैं. यदि वो चल गया तो आपको रिटर्न मिलेगा, यदि वो नहीं चला तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा. राइट. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं कि इट इज नॉट अ डी रिस्किंग थ्योरी, कि आपने कहते हैं ना, आपने यू पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, कि ये मैंने स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर लिया, स्मॉल कैप में ये अच्छा चलेगा तो सब मैं अपना सारा पैसा इसमें डाल देता हूं क्योंकि इसमें रिटर्न दिख जाएगा. अब रिटर्न नहीं दिखा तो आपका लॉस है. हम लोग क्या एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को कि या तो आप इसमें एक इंडेक्स चुनिए, स्मॉल कैप का एक इंडेक्स, जो पूरा का पूरा पैसा जो आप इंडेक्स में डालेंगे वो उसी हिसाब से रेप्लिकेट करेगा जैसे कि स्टॉक्स का प्रोपोर्शन है. इसका यह मतलब है कि यदि उसमें एक स्टॉक है स्मॉल कैप में जिसका वेटेज 5% है, तो जब आप फंड में पैसा डालेंगे तो वो फंड भी उस स्टॉक का 5% ही उठाएगा. तो इससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें उस स्टॉक की प्रोपोर्शन 5% आ जाएगी. सिमिलरली उससे जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका अगर प्रोपोर्शन 4.9 है तो इंडेक्स वही, फंड वही चीज रेप्लिकेट करेगा, तो आपके पोर्टफोलियो में भी ऑटोमेटिकली उसका 4.9% आ जाएगा. आपको इंडिविजुअल स्टॉक नहीं देखेंगे क्योंकि आप पूरा एक इंडेक्स खरीदेंगे. तो इंडेक्स खरीदने से क्या होता है कि दो फायदे हैं आपको. एक तो आप फंड मैनेजर, देखिए क्या होता है ना, एक स्मॉल कैप में हो सकता है एक फंड मैनेजर ने किसी साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब हो सकता है कि अगले साल वो परफॉर्म करे कि ना करे आपको पता नहीं है. कुछ फंड मैनेजर ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल परफॉर्म नहीं किया, हो सकता है वो इस साल के स्टार फंड मैनेजर. एज एन इन्वेस्टर आप वो कैसे पता लगाएंगे कि एक फंड मैनेजर ने बहुत अच्छा किया, अगले साल वो अच्छा करेगा कि नहीं करेगा? ठीक बात. वो ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना. ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल का तो कांस्टेंट नहीं रह सकता. तो इसलिए अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बायसनेस खत्म हो जाती है, क्योंकि इंडेक्स में आपको पता है कि इंडेक्स एग्जैक्टली उस 250 स्टॉक्स को रेप्लिकेट करेगा.
जब जब फंड में पैसा डालेंगे तो एग्जैक्टली वो 250 स्टॉक्स रेप्लिकेट होंगे। तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे या किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे आप ओवरवेट हो गए, आप नेगेटिव हो गए, आपने उस पर पैसा निकाल लिया, ओवरवेट हो गया, आपने पैसा नहीं डाला, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडेक्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा, उसकी रीबैलेंसिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, प्लस माइनस जो होना वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इट इज जैसे वो एक पहले ऐड आती थी, आपने देखो कि फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। हाँ। तो इंडेक्स फंड बिल्कुल वैसे ही होते हैं, आपने उस पर पैसा डाला, लेट इंडेक्स परफॉर्म, आपको उस पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये जो आपको फटाफट से अच्छी सी सलाह मिली है, उसके लिए पहले पॉडकास्ट को अभी लाइक कर दीजिए, और कुछ भी आपको कहना है सर को तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। अब मैं स्मॉल कैप के लिए हमेशा एक चीज कहती हूँ सर, कि स्मॉल कैप क्या है ना, सिल्वर है। जैसे वो बड़ा वॉलेटाइल है, वैसे ही स्मॉल कैप भी बड़ा वॉलेटाइल है। तो समझना मैं ये चाहती हूँ कि क्या स्मॉल कैप सभी के लिए होता है? निवेशक किसी भी तरह का है, क्या वो स्मॉल कैप में पैसा डाले? थोड़ा हाई रिस्क, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला, सिल्वर की तरह है, हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है। अब हर एक का जोखिम लेने का जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। आपकी हो सकता है जोखिम लेने की कैपेसिटी ज्यादा हो सकता है मेरी कम हो। तो यदि मेरी जोखिम लेने की कैपेसिटी या मैं रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, अब इसमें भी ये भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइलिंग क्या है। आपने अभी अभी निवेश शुरू किया है, आप किस एज कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अगर आप यंगस्टर हैं, आप पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, आपकी लायबिलिटीज नहीं है, आपको फर्स्ट सैलरी आई है, आपको अच्छी इनकम मिल रही है, तो हो सकता है आप ज्यादा स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज आपके पास एक टाइम होराइजन लंबा है। अब कोई बंदा है जो रिटायर हो चुका है, उसके पास वही सेविंग है जो उसने पूरे अपनी उम्र में कमाई है, तो वो उसको बचा के रखना चाहेगा। तो हो सकता है कि वो कुछ परसेंटेज स्मॉल कैप में डाले, लेकिन प्रेडोमिनेंटली वो अपने पैसे को सेफ रखना चाहेगा। तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका रिस्क एपेटाइट या जोखिम लेने की कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से आप स्मॉल कैप में डालिए। हम लोग ये यूजुअली कहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एलोकेशन होना चाहिए। अब अगेन डिपेंड कि आप किस कैटेगरी में है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, उस हिसाब से आप स्मॉल कैप में एक्सपोजर लीजिए। क्योंकि जो अल्फा हम बात करते हैं, जो इक्विटी में अल्फा क्रिएशन होता है, वो यूजुअली आपको स्मॉल और मिड कैप में ज्यादा दिखाई देता है विज़-अ-वी लार्ज कैप। राइट। अब मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि स्मॉल कैप मैंने ले तो लिया जी, कितना परसेंट रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करूं कि स्मॉल कैप मुझे देगा? क्योंकि मैं व्यूवर से अगर पूछूंगी तो वो तो कहेगा हम तो 28% चाहते हैं, हम तो 30% चाहते हैं। पर आइडल कितना होता है कि अगर किसी को स्मॉल कैप से उतना रिटर्न मिल रहा है तो वो सोचे कि हाँ ठीक है, मेरा फंड सिलेक्शन भी ठीक हो गया और मैं सही दिशा में आगे बढ़ भी रहा हूँ। देखिए टिपिकली देखिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका। निफ्टी का जितना रिटर्न होता है, निफ्टी 50 का, टिपिकली स्मॉल कैप का उससे 3 to 4% का एडिशनल रिटर्न देखा गया है कि आता है। अभी आप देखिए जनवरी और फेब में स्मॉल कैप ने -5% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी ने -3% दिया। तो वो फॉल भी ज्यादा रहेगा, लेकिन वो अपसाइड भी, जैसे मैंने आपको बताया, 3 to 4%, 4 to 5% का अपसाइड है। अभी देखिए कांस्टेंट नहीं है। अब ओवर ईयर आप डाटा देखेंगे, ओवर मल्टीपल ईयर्स आप डाटा देखेंगे तो डाटा काफी चेंज हो जाएगा। कई साल स्मॉल और मिड कैप ने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउट परफॉर्म किया, और कई साल स्मॉल कैप निफ्टी 50 का रिटर्न भी नहीं दे पाए, नेगेटिव थे, जबकि निफ्टी 50 पॉजिटिव था। राइट। तो ये काफी वेरिएशन है। तभी मैंने कहा कि इसमें जो जोखिम लेने की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप एलोकेशन करिए। तो 3 to 4 to 5% एडिशनल अल्फा आप ओवर निफ्टी 50 आप देख सकते हैं। क्या मिड कैप सेलेक्ट करने का भी ऐसा कोई फॉर्मूला आपके पास है? जी, उसका भी इंडेक्स फंड है। जैसे स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड है, वैसे मिड कैप का इंडेक्स फंड है, और इसके आपको वेरियस कॉम्बिनेशंस भी मिल जाएंगे। अब ये जो सारी कैटेगरीज हैं, ये आपको जैसे दो तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती है, एक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में ये कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी। आप खाली मिड कैप में डालना चाहते हैं, उसके भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, बहुत से फंड्स हैं जिसमें आप डाल सकते हैं। स्मॉल कैप में डालना चाहते हैं अलग से, उसके भी आपके पास बहुत विकल्प हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन डालना चाहते हैं, उसके भी आपके पास बहुत विकल्प हैं। तो मिड कैप अगेन स्लाइटली मोर स्टेबल देन स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ज्यादा वॉलेटाइल है, मिड कैप थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है। मिड कैप में 150 स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप में 250 स्टॉक्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क है, और मिड कैप के काफी स्टॉक्स ऐसे हो सकते हैं जो आगे चल के निफ्टी 100 का पार्ट बन जाए। वो भी है, बिकॉज निफ्टी 100 के बाद मिड कैप शुरू हो जाता है। राइट। तो कहीं ना कहीं फंड्स की अवेलेबिलिटी है, इन्वेस्टर हैज टू डिसाइड। उनको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से डिसाइड करना है कि उनको किस फंड में एक्सपोजर लेना और कैसे एक्सपोजर लेना है। इंडेक्स फंड्स सब अवेलेबल हैं, एक्टिव साइड पे भी फंड्स अवेलेबल हैं। क्रूड ऑयल अगर बहुत बढ़ता है और $100 पर या 80 के ऊपर, जैसा आपने कहा कि बहुत दिनों तक अगर बना रहता है, तो इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा वो तो आपने बता दिया। लेकिन क्रूड ऑयल अगर ऐसे ही बढ़ता रहता है तो सोने और चांदी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए टिपिकली ये देखा गया है कि जब देखिए गोल्ड और सिल्वर को हम एज हेज यूज करते हैं अगेंस्ट इक्विटी। अब क्रूड का अगर इसका कोरिलेशन हम देखें तो कहीं ना कहीं दोनों का पैरेलल रिलेशन माना जाता है।
जब क्रूड बढ़ता है तो बिकॉज क्रूड बढ़ने का मतलब है कि इकोनॉमी स्लम्प में जा रही है, हाँ। इसका इफेक्ट पूरी इकोनॉमी में पड़ेगा। तो इसकी वजह से रिस्क ऑफ जो हम जिसको कहते हैं कि एवरीवन ट्राइज टू कि मैं अपने एसेट्स को सेफ हेवन में डाल दूं, तो सेफ हेवन गोल्ड और सिल्वर है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर में ये इन्फ्लो जाना शुरू हो जाता है जब क्रूड का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका कोरिलेशन आपस में ऐसे माना गया। हम बहुत बड़ी मंदी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे आगे? देखिए, कहना मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में सिचुएशन, अभी हम डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ की बात कर रहे हैं इंडिया में, अगेन सब्जेक्ट टू कि इन्फ्लेशन, क्योंकि बेस इफेक्ट बहुत कम था पिछले साल, इस साल थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अभी तक जो पॉलिसीज आई हैं, भले वो जीएसटी रेस्टोराइजेशन हो या इनकम टैक्स में कट हो, ये सब पॉलिसीज हैव बीन फेवरेबल, जिसकी वजह से रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो दिख रही है, ऑन कार्ड्स की होने वाली है। लेकिन क्रूड, जैसे मैंने आपको बताया, कैन प्ले अ स्पॉइल स्पोर्ट। तो मंदी तो देखिए मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा सा जो रिकवरी है वो थोड़ा और डिले हो जाए। अर्निंग्स ग्रोथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट कुड गेट स्लाइटली मोर डिलेड बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्रूड, वो हो सकता है। क्योंकि मैं आज ही पढ़ रही थी सर, एक्सिस बैंक इकोनॉमिस्ट है नीलकंठ मिश्रा जी, उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि ये जो हर बैरल के ऊपर हमें अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है कि ये भारत की राह में रोड़ा बन सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हर तरफ से आ रही हैं वो ही डरावनी है। और क्योंकि हमने पीछे आईटी सेक्टर में भी देखा कि बहुत ज्यादा ले ऑफ हुए, नौकरियां नई पैदा हो नहीं रही हैं, तो ये सारी सिचुएशन, अगेन मैं कहूंगी कि किताबी ज्ञान तो मेरा जितना है वो यही बताता है कि मंदी की शुरुआत तो फिर इसी ढंग से होती है, तो वो ही तो नहीं होने वाला है। देखिए, वॉर लंबी चलेगी, अभी 10 दिन हो गए हैं। यदि ये वॉर 1 महीना चल गई, और आप इमेजिन करिए उस टाइम पे एलपीजी सप्लाई, एलएनजी सप्लाई, फ्यूल सप्लाई, उस सब के क्राइसिस हो सकता है और वर्ल्ड ओवर होगा, तो उसका रिपल इफेक्ट इंडिया में भी आएगा और इंडिया में भी इंपैक्ट होगा। तो उस टाइम पे फिर रिकवरी कैन बी फर्दर डिलेड। अभी हम कह रहे हैं 1.5 साल इक्विटी ने रिटर्न दिया, हो सकता है वो और 6 महीने डिले हो जाए। तो इट कुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट, बट अगेन अब इसमें गवर्नमेंट कैसा रिस्पॉन्ड करती है, वर्ल्ड ओवर कंट्रीज कैसा रिस्पॉन्ड करती है। जैसे शायद आपने पीछे पढ़ा होगा कि क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो सऊदी अरेबिया ने अभी एक दूसरा पोर्ट ढूंढा है जहां से वो ये शिपमेंट ऑयल की शुरू कर रहा है, और इनफैक्ट उन्होंने शुरू कर भी दी है। तो सऊदी अरेबिया के पास एक बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें उनका जो क्रूड का पाइपलाइन है, दैट इज कनेक्टिंग वेस्ट एंड ईस्ट। तो उस जो पहले वेस्ट से वो डिस्चार्ज होता था क्रूड, अब उसने ईस्ट से डिस्चार्ज कर दिया। तो उसकी वजह से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ा हुआ है, उसने दूसरे पोर्ट से वो तेल को बेचना शुरू कर दिया। तो वर्ल्ड भी इस तरह के कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढेगा यदि ये बहुत लंबा चला तो, और कहीं ना कहीं पीपल विल फाइंड अ वे आउट। बट पेन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि पेन नहीं है, पेन डेफिनेटली है। वॉर जितनी जल्दी खत्म होगी उतना ही हमारी इकोनॉमी के लिए और वर्ल्ड के लिए अच्छा रहेगा। मंदी की सिचुएशन में वैसे क्या किया जाता है? मैं बहुत हाइपोथेटिकल सवाल ये आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन ये आप ऐसे मान के चलिए सर कि मेरा जो टियर 2 टियर 3 सिटी में बैठा एक मिडिल क्लास शख्स है जो आपको इस समय सुन रहा है, ये उसके भविष्य के लिए मेरा सवाल है कि क्या मंदी की स्थिति में हमें क्या कैश अपने पास रखना चाहिए, या उस सिचुएशन में भी अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है या डायरेक्ट स्टॉक में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो भी सेफ रहता है, या फिर कैश होना चाहिए हाथ में? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैनिक नहीं करना। मंदी के टाइम पे लोग काफ़ी पैनिक करते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। हमारा ये व्यू है कि आप, यदि हमें पता है कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, सबसे पहले तो आप पैनिक मत करिए। अभी क्या है, न्यूज़ बहुत जगह से आ रही है, आपको न्यूज़ फिल्टर करनी पड़ती है। न्यूज़ में बहुत तरह के व्यूज़ मिलेंगे आपको। कई लोग कहेंगे कि नहीं यार, सारा वजह पैसा बेच के आप कैश में, जो भी भाव पे बिक रहा है बेच के कैश पे आ जाइए, राइट। तो उस तरह की न्यूज़ को आपको खुद अपने एंड पे फिल्टर करके आपको धैर्य रखना है, आपको पैनिक नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, यदि आपकी SIPs चल रही हैं, उनको प्लीज स्टॉप मत करिए। एक पैनिक का सबसे बड़ा जो फॉल बैक होता है वो ये होता है कि लोग अपनी SIP स्टॉप कर देते हैं, जबकि आप ये देखिए कि SIP का पर्पस ही ये है कि आपको हर मार्केट लेवल पे वो एंट्री दे। अब मार्केट जब मंदी में है, उस टाइम पे तो आपको बहुत अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी, आपका पैसा बहुत अच्छे लेवल पे इन्वेस्ट होगा, तो आप SIP को बंद क्यों कर रहे हैं? ठीक है, आपको उस पीरियड के लिए SIP के रिटर्न नहीं देखेंगे, आई एग्री विद यू, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट तो एवरेज कॉस्ट, जिसको हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, वो तो बढ़िया हो जाएगी। तो आप अपना SIP स्टॉप मत करिए। और तीसरी बात, जैसे आपने बोला कि यदि आपके पास कैश है, ऑलरेडी है, तो उसको आप स्टैगर्ड तरीके से तोड़ के उसको मार्केट में इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा। क्योंकि देखिए, पता नहीं है कि मंदी हम आज कह रहे हैं, लेकिन उसका लेवल आपको पता नहीं है। आज निफ्टी 24,000 पे है, कल को 23,000 पे भी जा सकती है, 22 पे भी जा सकती है। तो आपने यदि आज सारा पैसा डाल दिया
और कल को निफ्टी 23,000 पे चली गई तो आप कहेंगे यार मैंने तो बहुत हाई लेवल पे पैसा डाल दिया, अब मेरा नुकसान हो गया। तो यदि 100 रुपया है तो आप अपने हिसाब से 10-10 रुपए करके, अगर आपके पास कैश है तो, ऐसा नहीं करना कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को आप रिडीम कर लीजिए उसके बाद आप उसका कैश क्रिएट करके डालिए, वो नहीं। इन्वेस्टमेंट्स को आप रहने दीजिए, बिकॉज इसका हर मार्केट का एक फेज आता है। कई बार वो फेज इंटरनल होता है, जैसे इंडिया में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से मार्केट मंदी में है। अभी जो फेज है वो ग्लोबल फेज है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का फेज है, तो उसका आपको पता नहीं है कि कितनी जल्दी समाधान होने वाला है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चालू रखिए। यदि आपके पास कैश है तो थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये लेवल्स अच्छे हैं, बट एकदम सारा पैसा मत डालिए। मुझे तो लग रहा है सर जो बातचीत मैं आपसे कर रही हूँ ये अगले 3 साल के लिए तो वैलिड रहने ही वाली है, जब तक ट्रम्प साहब अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ईरान वाली सिचुएशन तो शायद अभी परसों नरसों में खत्म हो जाए, लेकिन 2 महीने बाद जब हम अचानक रात में सो रहे होंगे और अगले दिन सुबह उठेंगे तो हमें पता चलेगा ट्रम्प साहब ने तो कहीं और हमला कर दिया है। तो फिर से ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये जो पैनिक वाली बात आपने कही ये मुझे बहुत पसंद आई सर, क्योंकि हम अभी जब टीवी चैनल भी खोल रहे हैं ना तो हमें ये सुनने को मिल रहा है कि लोगों ने तो ऑलरेडी अपने टंकी फुल करा ली है गाड़ी की, किसी ने 2-2 से 3-3 सिलेंडर बुक कर दिए हैं कि जी ठीक है हमारे पास 3 कनेक्शन है, लाओ सब लेकर के रख लें। तो ये वही पैनिक वाली सिचुएशन है। गवर्नमेंट ये चाहती है, वर्ल्ड ये चाहता है कि आप स्टॉक ना करें, और लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। तो स्टॉक अगर आपको करना ही है तो पोर्टफोलियो में आप स्टॉक करना शुरू करो, जैसा कि सर ने कहा भी। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अब सिर्फ इंडिया की बात करती हूँ सर। हम ये सब एक्सटर्नल अब हटा देते हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हो रहा है वर्ल्ड में, सब बिल्कुल सुखद स्थिति है। भारत किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हमारी इकोनॉमी किधर जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको लगता है कि 2030 के पहले बन जाएंगे? आपका जो जवाब होगा, मुझे लगता है मेरा निवेश भी फिर और तेजी के साथ या कम थोड़ा रह के उस हिसाब से होगा। देखिए, आई वुड रियली विश कि 2030 तक के हमारा टारगेट जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का वो हो जाए। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी इस पे मेजर्स लिए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया जीएसटी रेशनलाइजेशन है, इनकम टैक्स के रेट जो उन्होंने बेनिफिट्स दिए हैं वो हैं। इकोनॉमी ओवरऑल भी अच्छा ग्रो कर रही है। बैंकिंग का एनपीएस सिस्टम, मतलब एनपीएस बहुत ज़्यादा नहीं है, फॉर वंस अपना बैंकिंग सिस्टम काफ़ी हेल्दी लग रहा है। अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हेल्दी लग रहे हैं। तो जो बड़े ऑटो सेक्टर में जैसे मैंने आपको बताया अच्छा लग रहा है। तो जो बड़े सेक्टर्स हैं जो इकोनॉमी को चलाते हैं, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, बैंक्स, ये सब सेक्टर्स हमें ठीक लग रहे हैं। एटलीस्ट इंडिया में इनमें स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक अच्छी ग्रोथ पाथ पे है। जैसे मैंने आपको बताया, हमें लग रहा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर शुरू होते होते अपने अगले फाइनेंशियल ईयर में आप देखेंगे कि अर्निंग्स ग्रोथ का रिवाइवल होगा। कुछ ग्रीन शूट्स हमें वहाँ पे दिख रही हैं। तो एक मेरे हिसाब से एक अच्छा टाइम, जो अभी पिछला 1-1.5 साल की मंदी थी वो कहीं ना कहीं अब पीछे रहेगी, एंड इंडिया के लिए एक अच्छा टाइम आना चाहिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स अगर हम बात करें तो वो भी अब बिनाइन इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं इंडिया में। रेट और इन्फ्लेशन, जैसे हमने पहले बात की, इन्फ्लेशन भी मल्टी ईयर लो पे था। अभी कुछ बेस इफेक्ट लास्ट ईयर की वजह से इस साल का इन्फ्लेशन थोड़ा हाई आएगा, लेकिन जो आरबीआई का कंफर्ट है विच इज 6% ±2%, आई थिंक उसी की रेंज में है। तो हम कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के दायरे में हैं। इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रहा है तो हमारा इंटरेस्ट रेट सपोर्ट कर रहा है, तो अर्निंग्स का ग्रोथ हमें अगले फाइनेंशियल में जाके एक डबल डिजिट में दिखना चाहिए। सो होपफुली वी आर ऑल, कहते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि आई थिंक अगले 5 साल में वी शुड बिकम द टॉप 3 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। मैं गूगल पे जाके अगर इस समय सर्च कर रही हूँ कि सबसे अच्छा सेक्टर कौन सा रहने वाला है, मैं चाहती हूँ व्यूवर्स खुद भी जाकर के चेक करें, तो सिर्फ एक चीज आ रही है सर, डिफेंस सेक्टर। इधर उधर से हर तरफ से आवाज यही है कि डिफेंस सेक्टर, और लोग तो एनीवेज स्टॉक रेकमेंड भी करना शुरू कर चुके हैं कि आप इनमें पैसा लगाओ। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि डिफेंस की बात तो सारे बता रहे हैं। अब जब आपसे बातचीत करने का मुझे मौका मिला है तो डिफेंस के अलावा भी मुझे कोई दूसरे सेक्टर पता चल सके जो आपके हिसाब से अगले 2 से 3 साल, इससे आगे की तो मैं बात ही नहीं करती हूँ सर, अगले 2 से 3 साल में तो हम फिर मिल लेंगे ना, तो मैं व्यूअर को आगे का बता दूंगी, वो इतना ही निवेश करने के मूड में रहते हैं। तो अगले 2 से 3 साल में डिफेंस के अलावा वो कौन सा सेक्टर है जो आपको लगता है बहुत अच्छा करने वाला है? जी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, ऑटो, ये कुछ सेक्टर्स हैं। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में कुछ सेक्टर्स जैसे कैपिटल गुड्स वगैरह हैं, वो ठीक लग रहा है। तो इन सेक्टर्स में अच्छा ग्रोथ दिखेगा, और यही सेक्टर्स हैं जो इनवर्ड लुकिंग है। मतलब इसमें आपका बाहर जो हो रहा है, ग्लोबल जो हो रहा है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है इन सेक्टर्स में। तो ये सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं हमें, जहाँ पे हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपने जैसे डिफेंस बोला, डिफेंस डेफिनेटली इज ऑल्सो लुकिंग एट अभी जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, मुझे लगता है डिफेंस में भी एक
आप एक छोटा एलोकेशन करके देख सकते हैं। डिफेंस में भी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ स्टॉक लेवल ना चूज करके आप इंडेक्स लेवल चूज कर सकते हैं। वहां पे आपको ज्यादा स्टॉक्स मिलेंगे, प्लस कोई फंड मैनेजर वगैरह का बायस नहीं रहेगा वहां पे। तो आप एक लंबा एक बड़ा पोर्टफोलियो सिर्फ डिफेंस के स्टॉक्स का, आप सिर्फ एक इंडेक्स फंड खरीद के आप वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो कुछ एलोकेशन आपको वहां पे करनी चाहिए। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो हमें लग रहा है कि अभी तेजी में रहेंगे। कुछ जैसे अभी हमने देखा लास्ट ईयर मेटल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो मेटल इनफैक्ट लास्ट ईयर 40-45% का रिटर्न दिया। इट वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन लास्ट ईयर। अब उसकी बात करें तो यहां से कुछ अपसाइड और दिख रहा है हमें, लेकिन काफी रन अप हो चुका है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देखना चाहें तो मेटल सेक्टर भी एक अच्छा सेक्टर है जहां पे निवेश किया जा सकता है। अभी जिस तरह से सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, एनर्जी ऑल्सो एक अच्छा सेक्टर दिख रहा है। लेकिन ये सब है, थोड़े टेक्निकल कॉल्स रहेंगे पोर्टफोलियो में। एनर्जी, मेटल, दिस कैन नॉट बी योर कोर पोर्टफोलियो। जब हम कोर पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, या बैंक्स हो गए, या ऑटो हो गया, जो बड़े सेक्टर हैं, जो निफ्टी का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है। तो वो सेक्टर्स आई थिंक आपके कोर पोर्टफोलियो में होने चाहिए। क्योंकि मेटल की सर आपने बात की, और मुझे जी। कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आप हमें कॉपर के बारे में भी जरूर बताइए। जी। जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो मुझे मालूम चला ईटीएफ तो कॉपर का है ही नहीं कोई हमारे पास। जी। लेकिन मैंने जब ये ढूंढना शुरू किया कि चलो कुछ फंड्स ऐसे मिल जाएं जहां कॉपर में निवेश हो सके और मैं वो अपने व्यूअर को बता पाऊं, तो वो भी गिनती के जी। 2 से 3 ही मुझे मिले, और उसमें भी पूरा इन्वेस्टमेंट कॉपर का था नहीं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, हताश निराश हो गई ढूंढ के कि मैं कैसे व्यूअर तक ये बात पहुंचाऊं। कॉपर में अगर किसी को निवेश करना है तो वो किस ढंग से करे, पहली बात। और दूसरा, ये बड़ा स्टेटमेंट बीते कुछ दिनों में मैं देख रही हूँ वायरल हो रहा है कि कॉपर इज द नेक्स्ट सिल्वर। तो वो कितना सच है? जी देखिए, मैं आपका सेकंड क्वेश्चन पहले आंसर करूंगा। कॉपर इज नॉट अ सिल्वर। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, दोनों की स्पीड डिफरेंट है। आज सिल्वर यूज होता है एआई में, मोबाइल्स में, बैटरीज में, और कॉपर का अगर यूजेज देखें तो कॉपर जैसे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में कॉपर वायर्स होती हैं, वो यूज होती हैं। दोनों की स्पीड बहुत डिफरेंट है। और कॉपर बल्की मटेरियल है, सिल्वर उतना बल्की नहीं है। तो कॉपर को एज सिल्वर आप रिप्लेस नहीं कर सकते। एटलीस्ट आज की टेक्नोलॉजी में उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। तो कॉपर इन टर्म्स ऑफ, अगर आप रिटर्न की बात करें, देखिए, वेदर कॉपर इज अ नेक्स्ट सिल्वर और नॉट विल ऑल्सो डिपेंड कि व्हाट इज द ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉपर। अब यदि आज इन्वेस्टर्स ने कॉपर में इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो क्या विकल्प है? आप या तो एमसीएक्स के थ्रू जा सकते हैं, ईटीएफ जैसे आपने बताया उसका है नहीं है, या आप ग्लोबल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करिए। अब ग्लोबल ईटीएफ में आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आपको पैसा बाहर भेजना पड़ेगा थ्रू एलआरएस रूट, और फिर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यूरोप में चाहें, यूएस में चाहें, आप उसके कॉपर बैक्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया में यदि आप देखें तो इंडिया में सिर्फ कॉपर की कंपनीज हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो एक्सपोजर आपको मेटल देता है, मेटल का इंडेक्स फंड देता है। लेकिन आप डायरेक्टली कॉपर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इंडिया में, एक्सेप्ट जैसे मैंने आपको बताया एमसीएक्स है, या फिर आपको अब्रॉड जो ईटीएफ, जो कॉपर के ईटीएफ्स हैं, उसमें आपको पैसा पहले बाहर भेजना पड़ेगा। लेकिन एक नॉर्मल निवेशक जो कॉमन इन्वेस्टर है, उसके लिए एलआरएस के थ्रू बाहर पैसा भेजना भी एक पेन है, राइट है ना। और उसके बाद उसको मॉनिटर करना, बिकॉज उसमें फिर आप एक करेंसी का रिस्क भी ले रहे हैं साथ। हाँ। आपको डॉलर, क्योंकि वो सब जो ईटीएफ्स डॉलर डिनोमिनेटेड है, हाँ। और आप यहाँ पे रुपीज में, तो आप उसका भी रिस्क ले रहे हैं। वो बात और है कि अभी जो रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट ही कर रहा है, तो आपको वहां पे डॉलर टर्म्स में फायदा ही होगा। लेकिन ये सिचुएशन अगर रिवर्स हो गई तो आपको डॉलर में नुकसान भी हो सकता है। आपके पास तो अंदर की खबरें रहती होंगी। ऐसी क्या कुछ बातचीत चल रही है कि कॉपर ईटीएफ लाने के ऊपर भी हम बहुत जल्द विचार कर रहे हों? नहीं, देखिए शालिनी जी, अंदर की बात तो है ही नहीं, क्योंकि हमने एक्चुअली सबसे पहले गोल्ड ईटीएफ आया था, आपको पता होगा। हाँ। और जब सेबी ने गोल्ड का परमिशन दिया, उसके बाद से ही हमारी बातचीत चालू हुई थी सिल्वर के लिए। सिल्वर, उसके काफी साल बाद सिल्वर ईटीएफ को परमिशन मिली। अब जहां तक कॉपर की बात है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, कॉपर सिल्वर से ज्यादा बल्की मटीरियल है, और ईटीएफ में आप और हमारे सारे निवेशक जानते होंगे कि हर एक गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ जो आप निवेश करते हैं, इट इज बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड एंड फिजिकल सिल्वर। तो इसका मतलब अगर मैं फिजिकल गोल्ड खरीद रहा हूं और फिजिकल सिल्वर खरीद रहा हूं, तो मुझे उसको स्टोर भी करना पड़ेगा। तो उस स्टोरेज की कॉस्ट है। एक तो पहले मुझे उसके लिए जगह चाहिए। हाँ। अब गोल्ड अगर मुझे 1 किलो स्टोर करना है, उसकी वैल्यू आप देखिए क्या है, और मुझे सिल्वर अगर 1 किलो स्टोर करना है, उसकी वैल्यू क्या है। तो कॉपर और कॉपर स्टोर करना, उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और उसकी वैल्यू भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक वो फिजिबल, आज की डेट में फिजिबल नहीं है। ऑल्सो टू इन्फॉर्म यू एंड द व्यूअर्स की क्रूड ईटीएफ की भी बात हो रही है, क्योंकि ये सब जो विकल्प हैं बाहर अवेलेबल है। ग्लोबली आप देखेंगे क्रूड ईटीएफ भी है, कॉपर ईटीएफ भी है,
हर तरह के ETF अवेलेबल है, इंडिया में नहीं है। अब क्रूड की जहां तक बात है, क्रूड की स्टोरेज का अगेन इज अ बिग प्रॉब्लम। आप क्रूड को खरीद तो लेंगे, आपने ETF में तो लॉन्च कर दिया, उसको स्टोर कहाँ पे करें? ये कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे ETF है क्रूड यूएस की? में देख लीजिए, यूएस में, यूरोप में, हर जगह पे अवेलेबल मिलेंगे। ओके, हाँ जी, एंड यूएस तो इनफैक्ट इज द बिगेस्ट ETF मार्केट इन द वर्ल्ड। हाँ। तो वहां पे जिस तरह के ETF हैं, मतलब इंडिया में अभी बहुत से ETFs की परमिशन नहीं है लॉन्च करने की, लेकिन अगर आपको वैरायटी चाहिए तो वैरायटी में यूएस इज द क्लियर लीडर इन टर्म्स ऑफ ETFs। मुझे लगता है कॉपर की जितनी भी बातें चल रही थी उनका बहुत छोटे में ही, लेकिन आपने बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिया है। और इसके बाद मुझे लगता नहीं मेरे व्यूअर के मन में किंतु परंतु कुछ भी रह गया होगा। अगर रह गया तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज लिखिए। मेरी नेक्स्ट टाइम जब भी सर से मुलाकात होगी मैं जरूर पूछूंगी उनसे। अब सर चलते चलते मैं चाहती हूँ कि एक और बड़ा जो लोगों को भ्रमित करने वाला भी और फैसिनेटिंग इन्वेस्टमेंट टूल है वो है बिटकॉइन। जी, लोग सुनना जरूर चाहते हैं उसके ऊपर, लेकिन आप लोग कभी बताते नहीं हो उसके ऊपर, तो मैं आपकी भी राय फटाफट से ले ही लूं। ऑल टाइम लो अभी हम बिटकॉइन को भी देख रहे हैं, और ऐसे में पॉसिबल है कि बहुत से लोग सोच रहे हो कि ओ वाओ ये तो अच्छा मौका आ गया। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि बिटकॉइन के ऊपर आप किसी भी तरह से सलाह देते हैं निवेश की? देखिए, बिटकॉइन इंडिया में अलाउड नहीं है। अलाउड मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि अलाउड नहीं है, कि उसका RBI की जो मान्यता हम कहते हैं, सेबी ने उसको मान्यता नहीं दी हुई है। तो पहली बात तो उसको इन्वेस्ट यदि आप ETF के थ्रू करना चाहते हैं तो वो इंडिया में अलाउड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बिटकॉइन अगर आप स्टैंड अलोन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वो म्यूचुअल फंड के प्रीव्यू से बाहर की बात है, क्योंकि एज ए म्यूचुअल फंड हाउस किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस को बिटकॉइन खरीदने की अनुमति नहीं है फ्रॉम सेबी। तो इसलिए उसका कोई व्यू देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि यदि इन्वेस्टर, और बहुत से इन्वेस्टर ने बिटकॉइन में पैसा डाला भी है, बनाया भी है पैसा। आपके पास आते हैं ऐसे लोग जिन्होंने पैसा बनाया होता जी, है? लेकिन देखिए उनका जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन रहता है और जो उनका टाइम होराइजन रहता है इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत डिफरेंट है। हमारे जो निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड में आते हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन जिसको हम बोलते हैं वो काफी लंबा रहता है, क्योंकि वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं हम 3 से 5 साल वेट कर सकते हैं, हमें लॉन्ग टर्म डालना है। गोल्ड सिल्वर में भी ये बात होती है, 2 से 3 साल हम वेट करेंगे। लेकिन जो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है उसका रिटर्न का एक्सपेक्टेशन अगले दिन से चालू हो जाता है। तो उस तरह का इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड में कभी रेकमेंड नहीं करते। और इसमें आपने देखा है कि बिटकॉइन में बहुत से जेन जी की बात करते हैं, जो आज जो यंगस्टर जो नया नया जिन्होंने पैसा कमाया है, वो लोग बिटकॉइंस में डाल रहे हैं, उन्होंने पैसा कमाया भी है, डिफरेंट लेवल्स पे पैसा डाला भी है, लेकिन उस पर हमारा कोई व्यू या हमारा कोई उस पर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, ऐसे फंड्स भी अब मार्केट में आ गए हैं फ्लेक्सी कैप, जो आपको गोल्ड एंड सिल्वर में भी उनका एलोकेशन, राइट, और बाकी फंड्स में तो उनका है ही। तो क्या आप उसके लिए सलाह देते हैं कि आपको उन फंड्स में जाना चाहिए या आपको अलग अलग ही रखना चाहिए? गोल्ड एंड सिल्वर में निवेश करना है तो उसके लिए अलग फंड सेलेक्ट करो और म्यूचुअल फंड अलग से ले लो, कैसे रहता नहीं, है? इसमें इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है। देखिए, फ्लेक्सी कैप इज ऑल्सो अ वेरी अपकमिंग, बहुत अच्छी कैटेगरी है। उसमें यदि इन्वेस्टर को लगता है कि ये कैलकुलेशन मुझे ना करके मैं एक लमसम एक पैसा डाल दूं ताकि ये फंड मैनेजर सिलेक्शन कर दे कि कौन से एसेट क्लास में कितना पैसा जाना चाहिए, तो इन्वेस्टर इज फ्री टू चूज दैट। आपकी सलाह क्या रहती है? देखिए, मैं तो पैसे फेड करता हूं, हाँ। तो पैसिव में अब ये फ्लेक्सी कैप का जैसी कैटेगरी नहीं है। ओके। तो हम लोग तो ये सलाह देते हैं कि यदि आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, हाँ। तो आपके पास बहुत विकल्प है। तो आप इंडिविजुअली एक लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। यदि मिड स्मॉल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पर्टिकुलरली वो फंड्स हैं जो आपको मिड और स्मॉल का एक्सपोजर देते हैं। आपको किसी सेक्टर में जाना है तो आपके पास उसके पास बहुत ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। आपको कमोडिटीज में डालना है तो गोल्ड और सिल्वर का ऑप्शन है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। उसके अलावा भी बहुत कैटेगरीज हैं, जैसे स्मार्ट बीटा कैटेगरी है, इंटरनेशनल फंड्स की कैटेगरी है। तो ये सब कैटेगरीज हम इंडिविजुअली आपको ऑफर कर रहे हैं। तो आप चाहें तो अपने खुद से अपना वो पोर्टफोलियो आप बिल्ड कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप जो ये सब नहीं करना चाहता उसके लिए फ्लेक्सी कैप का ऑप्शन है। लेकिन यदि आप ये कंट्रोल अपने पास खुद रखना चाहते हैं तो हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप इंडेक्स फंड्स के थ्रू या ETFs के थ्रू इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन कैटेगरीज में इन्वेस्ट। अब मुझे लगता है सर मैंने इकोनॉमी पे भी आपसे चर्चा कर ली, गोल्ड एंड सिल्वर पे भी हमने कर ली, मार्केट किधर जाएगा, मंदी आने वाली है यानी, ये तो मुझे लगता है मेरी तरफ से तो मैंने सब कवर कर लिया। स्टिल मैं हमेशा जो भी एक्सपर्ट मेरे साथ होते हैं उनसे ये जरूर कहना चाहती हूँ कि आपका दिल जो भी करे निवेश की सलाह मेरे व्यूवर्स को देने के लिए, वो प्लीज आप आपके साइड से बताइए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने कहा, एसेट एलोकेशन पे जरूर ध्यान दीजिए। सारे के सारे मतलब एलोकेशन आप ऐसा मत करिए कि 100% इक्विटी में डाल दिया या 100% कमोडिटी में डाल दिया, वो आप कभी मत करिए। ऐसे आपके बहुत से मौके आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी थ्रू द लाइफ में आएंगे जब आप बहुत टेम्प्ट होंगे कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे अभी गोल्ड सिल्वर में लोग बहुत टेम्प्ट हुए कि सारा पैसा निकाल के गोल्ड सिल्वर में डाल दो,
तो वो गलती से हमें बचना है। हमें अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से चलना है। हमारे पास जो 100 रुपया है वो 100 रुपये में 10 से 15 रुपए कमोडिटी में आ गए। एज के हिसाब से, रिस्क के हिसाब से मैं 50% एक्सपोजर इक्विटी में लेना चाहता हूं कि 40% लेना चाहता हूं कि 80% लेना चाहता हूं, वो उस पर निर्भर करेगा कि मेरी रिस्क एपिटाइट क्या है, मेरी एज इज ऑन माई साइड और नॉट, मेरे कितने फैमिली में डिपेंडेंट्स हैं, मेरी आगे फाइनेंशियल नीड्स क्या क्या हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बैलेंस पोर्टफोलियो वही पोर्टफोलियो होता है जिसमें आप हर एसेट क्लास में कुछ कुछ एक्सपोजर लेते हैं। तो कमोडिटी में एक्सपोजर लिया, इक्विटी में एक्सपोजर लिया, कुछ डेट में एक्सपोजर लिया। अब डेट हो सकता है कि आप लिक्विड फंड जैसा एक ऑप्शन है उसमें डाल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स एक ऑप्शन है उसमें डाल सकते हैं, तो वो भी आपका पोर्टफोलियो काउंट होगा। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाइए, एक पोर्टफोलियो जिसको आप सालों साल चला सकें। ऐसा पोर्टफोलियो नहीं कि जो 100% इक्विटी है, 100% कमोडिटी है, 100% डेट है, तो देन उस केस में आप मार्केट से बाहर ही रहेंगे। मुझे अगर इमरजेंसी फंड एफडी में डालना ही हो जैसा आपने भी कहा, तो आपने भी 2 नाम लिए, डेट या एफडी आपने बोला, इन दोनों में भी ज्यादा बेहतर क्या रहता है? डेट फंड्स में डाल दूं, एफडी में ना रखूं? देखिए, टैक्सेशन के हिसाब से अब तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। पहले फर्क होता था, अब नहीं है। तो यदि आप डेट में डालेंगे, देखिए डेट में ऑप्शंस आपको काफी मिलेंगी। शॉर्ट टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि लोग बहुत ज्यादा डेट मार्केट समझते नहीं है। इक्विटी का फिर भी मैं कहूंगा कि लोगों को कुछ कुछ नॉलेज है, लेकिन डेट मार्केट एक बहुत अंडर स्टेटेड या लेस अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। बहुत से लोगों को शायद नहीं पता कि डेट में यील्ड और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब आपने आज निवेश किया और यील्ड बढ़ना शुरू हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव हो जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग पॉजिटिव। ये स्टॉक की तरह नहीं कि स्टॉक का प्राइस बढ़ा तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बढ़ गया, वैसा नहीं है। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं यदि आप डेट मार्केट समझते नहीं हैं तो यू आर बेटर ऑफ इन एन एफडी। लेकिन डेट में क्या है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है, और एफडी भी क्या है ना, आज की डेट में आप 1 साल की एफडी देखेंगे, 3 साल की एफडी देखेंगे, रिटर्न्स लगभग वही 6.5% के हिसाब से हैं, डिपेंडिंग ऑन प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाते हैं, पीएसयू बैंक में जाते हैं। डेट में कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप 3 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 साल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास बंदिश कोई नहीं है। आपको 3 साल नहीं रखना, 5 साल नहीं रखना, आपको 6 महीने बाद निकालना, आप 6 महीने बाद निकाल सकते हैं। टैक्सेशन सिमिलर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 1 साल के बाद पैसा निकालना है, तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्री मेच्योर को पेनल्टी लगेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, आप पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन एलोकेशन आप जरूर करिए। यदि आप एफडी से संतुष्ट हैं, आपने 5-10% एफडी में डाल के रखा हुआ है लिक्विडिटी के लिए, तो आप उसमें रहने दीजिए। लिक्विडिटी आपको चाहिए, आप अगर डेट में डालेंगे, इक्वल लिक्विडिटी आपको डेट में भी मिलती है। आप आज रिडेम्पशन कहते हैं, आपको कल पैसा अकाउंट में मिल जाता है, तो वो भी एज लिक्विड एज एफडी है। राइट। तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ उसमें उसकी आपको एफडी में रिटर्न क्या मिल रहा है, और एफडी में आपको टेंटेटिव, एफडी में आपको एग्जैक्ट रिटर्न मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको सिर्फ एक टेंटेटिव यील्ड बता सकते हैं। तो वहां पे टेंटेटिव यील्ड आपको क्या मिल रही है, आप वो देखिए, दोनों को कंपेयर करिए और अकॉर्डिंगली आप निवेश करिए। एक चीज जो मुझे समझ में आई वो मैं आप लोगों को बता दूं कि सर ने बोला है कि सारे पैसे एक जगह नहीं लगाने हैं, पर शुरुआती जो हमने बातचीत की थी, अगर आप उसको ध्यान में रखेंगे तो पैसे हर जगह लगाने भी है। गोल्ड एंड सिल्वर में अभी भी लोग पैसे नहीं लगा रहे हैं, ईटीएफ में अभी भी हर किसी का निवेश नहीं है। ये सर ने क्योंकि शुरू में बोला था, तो उस लिहाज से मैं थोड़ी एक चीज एड ऑन कर दे रही हूँ आपकी बात में कि हर जगह तो पैसे लगाने, एक ही बास्केट में नहीं रखना है, लेकिन जहां नहीं लगाए हैं उधर भी थोड़े से लगाकर छोड़ दो, जो अभी आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, जैसी हमने शुरू में ही चर्चा की थी। कुछ आपने भी जरूर सीखा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए, क्योंकि आपका जो टेक अवे है वो अगर किसी दूसरे ने मिस कर दिया होगा तो कमेंट पढ़ के उसको भी जरूर समझ में आ गया होगा। और ये पॉडकास्ट आपने किस शहर से बैठ के देखा है वो भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया। और जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि मैं तो बहुत लॉन्ग टर्म निवेश की आपसे चर्चा करने वाली थी, लेकिन मौजूदा सिचुएशन ऐसी है कि मुझे लगा अभी जो हर कोई घबराया हुआ है कि क्रूड ऑयल का क्या होने वाला है, मार्केट का क्या होने वाला है, गोल्ड एंड सिल्वर में मेरे पैसे डूब ना जाए, तो मुझे लगा अभी यही बेहतर है कि जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में अवेयर किया जाए व्यूवर्स को। बड़े शानदार तरीके से आपने किया है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।